नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश पटेल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवैध ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग एक बार फिर से ज्यामिति को पढ़ेंगे और इस ज्यामिति वाले जो वीडियो होगा इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज। इसका ज्यामिति में ये ज्यामिति का तीसरा वीडियो होगा, पार्ट 3 होगा। इसके पहले 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उसमें जो ज्यामिति का बेसिक चीज है, जो रेखा बिंदु कोण या जितने भी कोण होते हैं सारे जो अलग अलग प्रकार के, सबके बारे में उन दोनों वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। इसमें हम लोग केवल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज के प्रकार हैं, चाहे भुजा के आधार पे हो या कोण के आधार पे हो, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से जो और भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुणधर्म होते हैं त्रिभुज के, उस सबको भी हम लोग इसमें एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को देखते वक्त आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन देखना पहले जरूरी है, तभी बिल्कुल जो वीडियो का कंटेंट है वो समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज दिया गया है। अगर देखने लायक है तब अपना रिस्पॉन्स देना है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? अगर हम इसके शब्द पे अगर ध्यान दें, त्रि मतलब होता है 3, एक संख्या को दिखा रहा है, और भुज मतलब होता है भुजा यानी साइड, मतलब कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें 3 साइड हो, उसी को हम त्रिभुज का नाम देते हैं। जैसे अगर मैं ये फिगर बनाऊं, अगर मैं इसका नाम दे दूं ये ए, ये बी और ये सी, अगर इस त्रिभुज के अनुसार, जैसे अगर ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, फिर ये एक साइड हो गया, 1 2 3, ये 3 साइड हुआ, मतलब ये 3 साइड के वजह से ये जो क्षेत्रफल घिर रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसी को हम कहेंगे त्रिभुज। यानी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और ये 3 भुजा कौन कौन होगा? तो एक भुजा हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी और एक हो जाएगा ए सी। ये चीज होता है। ठीक है, हम लोग को ज्यादा परिभाषा या उसके मेन गुणधर्म पर ही फोकस करना है, परिभाषा से कोई मतलब नहीं होगा। ये चीज हो गया। अब त्रिभुज के जो गुणधर्म होते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ए बी सी, इसमें 3 साइड, एक ए बी एक बी सी, ये पहला है, और एक हो जाएगा ए सी, ये 3 भुजा। दूसरा में इसमें 3 कोण, कौन कौन? कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। और एक तीसरा होगा, जब इसके हम शीर्ष की बात करेंगे, शीर्ष मतलब ये वर्टेक्स, तो एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा और एक सी हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज को समझ सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र जो होता है उसी को हम त्रिभुज देते हैं। त्रिभुज का ये नाम हो गया एबीसी। अगर इसको दिखाना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिभुज एबीसी, ऐसे दिखा देंगे। एक ये छोटा होगा और ये एबीसी, जिस नाम में होगा उस नाम में इसको हम ऐसे दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के गुणधर्म की, कौन कौन से इसके गुणधर्म होते हैं। चलिए, पहला इसका गुणधर्म मैं यहां फिगर बना दे रहा हूं, ए बी सी। ये फिगर है, एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, इसका पहला गुणधर्म क्या होगा कि जो त्रिभुज के 3 कोण बनेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहां कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर
80 डिग्री। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिभुज का, किसी त्रिभुज में उसके दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में उसके दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो तीनों साइड अगर दिया हुआ है तो तीन साइड में अगर हम कोई दो साइड लेते हैं और दोनों साइड की लंबाई को अगर हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो तीसरा साइड बचेगा उस साइड के जो माप होगा उससे अगर ये बड़ा होगा तो त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लंबाई का त्रिभुज बनाने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर हम मान ले कि एक त्रिभुज बनाना है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज का निर्माण करें या उसको बनाएं जिसकी तीनों भुजा की लंबाई 3, 4, 6 सेंटीमीटर की दिया हुआ हो। अगर हम इस भुजा के त्रिभुज बनाएं तो क्या ये भुजा का त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा, क्या ये बनेगा? इस चीज के लिए मैं वो नियम बता रहा था। तो इसमें दो नियम होते हैं, एक भुजा के योग वाला और एक भुजा के अंतर वाला, दोनों को हम समझेंगे। तो अगर इस भुजा के, अगर इन तीनों भुजाओं पे अगर हम विचार करें या तीनों भुजाओं से अगर हम किसी त्रिभुज का निर्माण करें तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। संभव इसलिए नहीं होगा कि मैं नियम बता रहा था कि किसी त्रिभुज के, अगर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज किसी इस टाइप से बन गया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, हालांकि तो बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे एग्जाम्पल ये देने का मतलब है ना कि क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लंबाई का जो भुजा वाला त्रिभुज होगा, क्या ये बनाना संभव हो पाएगा? ये तभी संभव हो पाएगा जब इसके जो दो नियम है, एक योग वाला नियम और एक अंतर वाला नियम, उस नियम को ये फॉलो करे। तो पहला नियम मैं क्या बताया कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब अगर देखा जाए कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 3 और 4 अगर हम ऐड करें तो 3, 4, 7 हो जाएगा, जो इससे बड़ा है। अगर हम इन दोनों भुजा का अगर लेते हैं 4 और 6, 10 इससे बड़ा है। 3 और 6 लेते हैं, 6, 3 और 4 से बड़ा है। मतलब 3, 4, 6 भुजा का जो ट्रायंगल होगा वो बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम 8 सेंटीमीटर कर लें, यहां पर हम 8 सेंटीमीटर कर लें, अब देखें कि 3, 4 अगर हम जोड़ें, 3, 4, 7, क्या 8 से ज्यादा है? नहीं है। इसका मतलब कि 3, 4 और 8 ये तीन लंबाई जो दिया हुआ है, इस डायमेंशन का जो भी त्रिभुज होगा वो कभी भी बनना संभव नहीं हो पाएगा, यानी हम बना नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि यहां दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसी में या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अगर इस नियम का पालन हो रहा है तब हम त्रिभुज बना सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने अभी दिया था कि एक 3 सेंटीमीटर था, एक 4 सेंटीमीटर था और एक 8 सेंटीमीटर था। तो हम लोगों ने पहला चेक किए थे कि इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। हम कोई दो ले सकते हैं, कोई दो मतलब 3, 4 ले सकते हैं, 4, 8 ले सकते हैं, 3, 8 ले सकते हैं, कोई लेना है। अगर हम 3, 4 लेते हैं तो 3, 4 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 7, 8 से ज्यादा नहीं है और त्रिभुज तभी बन पाएगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, जबकि यहाँ बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो जा रहा है। इसलिए इस डायमेंशन का अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो बनाना कभी संभव नहीं हो पाएगा, यानी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये नियम था। अगर हम इस नियम में विचार करें कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर, कोई दो भुजा लेते हैं,
अगर हम 3 और 8 लेते हैं तो 8 में से अगर 3 घटाएं तो 5 होगा, और तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो जब हम 3 और 8 का पेयर बना लिए तो तीसरी भुजा तब 4 कहलाएगा। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, 4 से क्या है 5 छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। और यहाँ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कि इस नियम को भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम ये पेयर बनाते हैं 4 और 8 का, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो फिर इससे बड़ा है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पेयर बना के हम चेक करेंगे कि क्या जो डायमेंशन जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है, क्या उस लंबाई से त्रिभुज बनाना संभव हो पाएगा। संभव होने के लिए 2 नियम चाहिए। एक, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और नहीं तो 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इस नियम का अगर पालन करेगा तो ही त्रिभुज बनाना संभव। अब चलते हैं इसके अगले रूल पे, जो अगला नियम है इसका गुणधन की। क्लियर हो गया? ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, साथ में ये 2 नियम चाहिए। त्रिभुज जब हम बना रहे हैं त्रिभुज, अलग अलग लंबाई का अगर भुजा की लंबाई का अगर त्रिभुज बनाने के लिए दिया हो तो कम से कम ये नियम का फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो बनवे नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा नियम क्या होगा? तीसरा नियम में अगर हम मान लें कि ये एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, इस त्रिभुज के कोई एक साइड को अगर बढ़ाया जाए, कोई एक साइड, अब यहां साइड की अगर बात करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, या ये जो भुजा है इधर हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, वैसा ही ऊपर ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही बढ़ाना है। तो मैं सुविधा के लिए मैं इसको बढ़ा रहा हूं, मैं ये बढ़ा लिया है यहां तक, मैं इसको x मान लिया। ठीक है। तो किसी त्रिभुज के अगर एक साइड को बढ़ाया जाए और एक साइड के बढ़ाने के बाद जो कोण बने, इस कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलेंगे? अगर ये थीटा है, ये हो जाएगा बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर जो बना हुआ है। ठीक है। तो इस कोण का मान क्या होगा, कितना होगा और कैसे निकालेंगे, ये जो चीज इस पे सवाल बनता है, और उस सवाल का मान कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग सीख रहा है। ठीक है। तो किसी त्रिभुज के कोई एक साइड को अगर बढ़ाया जाए और बढ़ाने के बाद जो बाहरी एंगल बने थीटा, इस थीटा का मान इसके अलावा जो 2 अन्य कोण बन रहा है, जिसको कहते हैं सुदूर अंतःकोण, ए बन रहा है, बी बन रहा है, इसके अलावा तो कोण ए प्लस कोण बी, मतलब ये थीटा का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग क्या करना है, याद रख लेना है, और इसी नियम से हम लोग क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं। जैसे अगर हम मान लें कि इसका मान दिया है 70 डिग्री, इसका मान दिया है 50 डिग्री, तो पूछ देगा कि थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि थीटा का मान कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा, तो 70 प्लस 50 120, यानी ये इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो ये तरीका दिया हुआ है इसका इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को अगर बढ़ाई जाए तो जो बहिष्य कोण बनता है, इस बहिष्य कोण का मान सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। इसलिए अगर इसको थीटा मान लिया गया तो थीटा बराबर कोण ए प्लस कोण बी, यहां हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर से एक बार देखें इस त्रिभुज पे ए बी सी, किसी एक भुजा के समानांतर, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई लाइन खींच दी जाए, किसी एक भुजा के समानांतर, सुविधा के लिए मैं बीसी के समानांतर यहां मैं एक लाइन खींच दिया, बीसी के समानांतर, और इसका नाम मैं रख दिया ई और एफ। ये ई का बिंदु है, ये एफ का बिंदु है। ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं थेल्स का प्रमेय या थेल्स का नियम, ये चीज होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं
कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, मैंने शुरू में ही कहा कि एक भुजा के लिए हम कोई भी भुजा का चुनाव कर सकते हैं। हम इस भुजा के समानांतर इधर ले सकते हैं, इस भुजा के समानांतर हम इधर ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बस सुविधा के लिए, समझने के लिए मैं इस भुजा के समानांतर यहाँ एक लाइन खींच दिया। तो मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ, थेल्स का जो प्रमेय है ये क्या चीज होता है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में क्वेश्चंस बनते हैं। किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज है एबीसी, उसकी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु इन भुजाओं को क्या करते हैं, एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एक समान अनुपात का मतलब कि अगर हम अनुपात यहां से बनाएं तो ये हो जाएगा ए से लेकर ई बट्टा ई से लेकर बी बराबर सेम। एक बार ये लिया गया तो इसमें भी वही लेंगे, ए एफ बट्टा एफ सी। ई भी लिया गया था तो एफ सी लेंगे। ये कर सकते हैं, एक तो हम ये ले सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग को बस अनुपात बनाना है। अनुपात हम कैसे भी बना सकते हैं, एक तो इतना बट्टा इतना, फिर इतना बट्टा इतना किया गया। हो सकता है कि इतना पूरा, मतलब ये ए बी बट्टा मैं पूरा ले लिया, फिर मैं केवल ये ले लिया या केवल ये ले लिया, कोई एक, ये पूरा का ए बी बट्टा या तो ए ई या तो ई बी, मैं केवल ये ले रहा हूं ए ई। सेम इधर भी लेना है, ए बी पूरा लिया गया तो हम ले सकते हैं ए सी, नीचे ए ए लिया गया तो हम ले सकते हैं ए एफ। मैंने कहा बस अनुपात बनाने के लिए हम इसमें से कोई भी, और भी बहुत सारा ये सेट हो सकता है, हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हम लोग याद क्या रखना है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये चीज हम लोग को याद रखना है। अनुपात हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए, अब ये चीज हो गया। अगर हम यहां देखें, अगर ये पूछ दे, या इसका दूसरा फिगर हम बना रहे हैं, देखिए ये अनुपात है। अब अनुपात क्या हो सकता है, अनुपात हो सकता है कि ये जो दो बिंदु है, ये दो बिंदु, ये जो भुजा है ए बी या ए सी, ई जो है ए बी को काटा है और एफ जो है ए सी को काटा है। लेकिन यहां ये बात नहीं कहा गया कि बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ये बात नहीं कहा गया। अनुपात में डिवाइड किया, अनुपात कहीं भी हो सकता है। अगर ये लाइन यहां के बजाय यहां भी हो, बस याद क्या रखना है कि इसके समानांतर होना चाहिए, कहीं भी रहे समानांतर होना चाहिए। ये यहां पर भी संभव है लेकिन इसके समानांतर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। इसी में एक और चीज होता है जो बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए, ये एक त्रिभुज मैं बना दिया। अब इसके समानांतर मैं एक लाइन खींच रहा हूं यहां पे, ये चीज, इसका नाम ई और ये एफ। किसके समानांतर? ई एफ, बीसी के, तो यहां दिखा सकते हैं बीसी समानांतर ई एफ। ठीक है, ये समानांतर का चिन्ह है, ये कर सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, लेकिन अनुपात अगर बराबर बराबर हो जाए, बराबर का मतलब है कि ये बिंदु ए बी का मध्य बिंदु हो और बिंदु एफ ए सी का मध्य बिंदु हो, तो ये जो लाइन है इसके समानांतर जो ये लाइन है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला बनता है। वो क्या होगा? अगर ये लाइन इन दोनों भुजाओं को अगर बराबर बराबर भागों में बांटे तब, तो इस भुजा का ये, मतलब इस भुजा की जो लंबाई होगा, इस भुजा के लंबाई से हमेशा दुगना होता है। मतलब BC EF का दुगना है। दुगना का मतलब है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये जितना होगा उतना का ये दुगना होगा, डबल होगा। उल्टा भी कर सकते हैं कि इसका ये आधा होता है। ठीक है, तो अगर हम ले लें कि BC, ठीक है, BC यहां पे लिखा गया BC समानांतर EF,
तो बीसी की लंबाई क्या है, EF की लंबाई की दुगुनी है। ये ऑलरेडी BC EF का क्या है, दुगुना है। दुगुना का मतलब कि जितना होगा उतना का ये डबल है। अगर 1 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो यहां BC ये बराबर कब होगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, मतलब कि अगर हम यहां से इस 2 को हम इधर करें, जैसे यहां 1 और यहां ऐसे, अगर हम क्या करें कि इस BC को उधर ले जाएं और 2 को इधर लाएं, तो क्या होगा, EF बटा BC। EF ये BC जाएगा नीचे, इधर आएगा 1, इधर से 2 आएगा, तो इन दोनों का अनुपात क्या मिलेगा, 1:2। मतलब कि EF अनुपात BC बराबर 2:1। तो इस तरह से इस नियम का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व भी कर पाएंगे। ये हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो त्रिभुज में हम लोग बस इतना ही जानना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो त्रिभुज के प्रकार हैं उसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आया होगा। 2 चीज, ये थेल्स पाइथागोरस का ही एक चीज है, इसको हम लोग समझ लीजिए। चलिए अब देखा जाए त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है, यानी त्रिभुज का जो प्रकार है वे 2 प्रकार से उसको बांटा गया है। एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे भी 3 है और कोण के आधार पे भी 3 है। हम लोग क्या करेंगे, सबको मतलब 3 3 6 को है, सबको बारी बारी से परिभाषा के साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो भुजा के आधार पे त्रिभुज का प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो भुजा के आधार पे सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये चीज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, क्लियर हुआ, ये पहला है। एक दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा ट्रायंगल, ठीक है, सोशल ट्रायंगल होता है। एक तीसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हो जाएगा ये चीज मैंने तीनों को लिख दिया। चलिए देखिए एक एक करके मैं सबको समझा रहा हूं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु अगर हम नाम पे जाएं, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, मतलब बराबर भुजा वाला कोई त्रिभुज। और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है। इसका मतलब अगर कोई त्रिभुज ABC जिसकी तीनों भुजा लंबाई में क्या हो, बराबर हो, मतलब कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ हो जिसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा की लंबाई बराबर, मतलब यहां AB बराबर BC बराबर AC, AB BC AC, अगर ये तीनों बराबर है तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर दूसरा चीज में देखें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो त्रिभुज के नियम से ही है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तीसरा चीज में देखें कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री।
इसका मतलब हुआ कि किसी समबाहु त्रिभुज में जो तीन कोण बनते हैं, ये तीनों कोण आपस में बराबर मान वाले होते हैं, मतलब प्रत्येक का मान 60-60 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया? ये रहा समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीनों भुजा के लिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी मैंने यहाँ दिखा दिया है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 त्रिभुज की प्रॉपर्टी के अनुसार, और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 60, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, चलिए अब देखा जाए समद्विबाहु। सम मतलब होता है बराबर, द्विव मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि दो बराबर भुजा वाला त्रिभुज। मतलब कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना हुआ हो कि उन तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे अगर ये त्रिभुज है एबीसी, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि एबी और एसी इन दोनों भुजा की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है। मतलब एबी बराबर एसी बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब एबी भी 5 सेंटीमीटर और एसी भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ बीसी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और परिभाषा से क्या मिला कि कोई त्रिभुज में जो दो भुजा है, वे दो भुजा क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो वैसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज का नाम देंगे। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। ठीक है, इसका नाम समद्विबाहु हो गया। कोई दो साइड बराबर होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो बराबर साइड होते हैं ना, उन दोनों बराबर साइड के द्वारा जो कोण बनता है, ये और ये, मतलब इसके द्वारा ये कोण और इसके द्वारा ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण बी बराबर कोण सी, इसके बराबर भुजा से ये बराबर ये बराबर, कोण भी बराबर। इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब उल्टा, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उन दोनों कोणों से जुड़ी जो भुजा होती है, वो दोनों भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये और ये कोण बराबर है तो ये भुजा तो इन दोनों का आधार बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये साइड और ये साइड ये अलग अलग है, तो ये साइड भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हुआ? बराबर भुजा से कोण बराबर बनते हैं और बराबर कोण से भुजा भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये रहा समद्विबाहु के लिए। ठीक है, और तीसरा चीज हम लोग को जानना है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज में होगा, अगर मैं यहां एक त्रिभुज बनाऊं, ए बी सी, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम गौर से ध्यान दें इस त्रिभुज के भुजा पे, तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। मतलब कि कोई दो भुजा आपस में बराबर नहीं दिख रही है। तो विषमबाहु में यही होता है कि जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर ना हो, या किसी त्रिभुज की जो तीनों भुजा है वो तीनों भुजा अलग अलग माप की हो, अलग अलग लंबाई की हो, तो वैसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज पे देखें तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है बीसी, सबसे छोटी भुजा है एबी। तो एक चीज याद क्या रखना है कि विषमबाहु त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उस सबसे बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा कोण बनता है। मतलब इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है बीसी, तो बीसी के सामने का कोण ए है, तो ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटी भुजा है एबी, तो एबी के सामने का कोण सी है, ये कोण सी सबसे छोटा होगा। मतलब सबसे बड़ी भुजा के समूह कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के समूह कोण सबसे छोटा। एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किए कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार था उसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार।
कोण के आधार पे त्रिभुज का प्रकार। तो पहला इसमें आएगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये होगा। दूसरा आएगा समकोण त्रिभुज, और इसमें एक तीसरा आएगा अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ट्यूब्स एंगल ट्रिंगल, ये होता है। क्लियर? ये तीन चीज हम लोग क्या करना, ये कोण के आधार पे है त्रिभुज का वर्गीकरण। इसको सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण पता है कि जिस कोण की माप 0 और 90 के बीच हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब कि कोई त्रिभुज इस प्रकार से बने कि उसका प्रत्येक कोण एक न्यून कोण हो, 90 और 0 के बीच हो। जैसे ये मान लीजिए 60 हो गया, ये 50 हो गया और ये 70 हो गया। तो अगर इस एंगल का कोई कोण त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज को हम क्या नाम देंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज का नाम देंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह से समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर। कोई त्रिभुज इस प्रकार से बने कि उसका कोई एक कोण समकोण होना चाहिए, कोई एक कोण ए बी सी, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, कोण अगर ये 90 है तो इस त्रिभुज को हम एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो या कोई एक कोण समकोण हो तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसी समकोण त्रिभुज पे क्या होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय बना था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 90 है तो इस 90 के सामने एक भुजा ये हो जाएगा कर्ण h। इसको अगर हम P मान लें लंब, इसको अगर B मान लें तो हम फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज पे ही होता है, ये ट्रिगो वाले वीडियो में बताया गया था। अब एक तीसरा है अधिकोण। अधिकोण मतलब होता है कि 90 से अधिक और 180 से कम। जैसे अगर ये त्रिभुज बने ए बी सी, अगर ये 120 डिग्री का हो तो क्या इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज का नाम देंगे, तो उसको कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। मतलब कि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिकोण हो तो उस त्रिभुज को हम अधिकोण कहेंगे। अधिकोण कहने का मतलब कि 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो वो त्रिभुज हमेशा अधिकोण बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसके कुछ और भी इसमें गुणधर्म होते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट में हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक दो न्यून कोण संभव है। अधिक से अधिक कम से कम दो न्यून कोण संभव, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम दो न्यून कोण संभव है, दो से कम संभव नहीं है। मतलब तीन कोण में कम से कम दो कोण न्यून कोण तो बनेगा ही, या तो दो कोण बनेगा या तो तीन कोण बनेगा। तीन से ज्यादा तो संभव नहीं है क्योंकि तीन कोण ही होता है। दो समकोण नहीं हो सकते हैं या दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते हैं, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन दो या दो से अधिक न्यून कोण संभव है, यानी कम से कम दो न्यून कोण होना जरूरी हो जाता है। क्लियर हुआ? तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हम लोग डिस्कस कर लिए। त्रिभुज के इन भुजाओं के अलावा जो प्रकार यहाँ दिया गया भुजा के आधार पे या कोण के आधार पे, इन सब के अलावा और भी कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं उसको भी यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक करके समझें। देखिए पहला चीज हम लोग क्या सीखना है, गुरुत्व केंद्र। ठीक है, इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं, मैं यहां इंग्लिश से लिख दे रहा हूं, सेंटरोइड। ये चीज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सही मायने में अगर हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं और उस त्रिभुज में अगर इस चीज को नहीं समझते हैं, और भी बहुत सारा चीज मिलेगा, तो त्रिभुज में लगभग जानकारी हम लोगों का बहुत कम है। इस चीज को जान लेंगे तो लगभग त्रिभुज की जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां एक त्रिभुज बनाया एबीसी, खूब ध्यान से समझिए।
ये कंफ्यूजन बड़ा करता है। मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया ABC। मैं अगर माध्यिका की बात करूं, ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका क्या होता है, तो भुजाओं का ये, अगर मान लेते हैं कि इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, और इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तीनों भुजाओं का मैं क्या किया, यहाँ पे मध्य बिंदु निकाल दिया। इन भुजाओं के जो सम्मुख कोण है, समझिए, इस भुजा का सम्मुख शीर्ष मैं कहूं तो सम्मुख शीर्ष B होगा। मैं कोण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शीर्ष की बात कर रहा हूं। BC की, अगर BC भुजा की अगर शीर्ष की बात की जाए तो A होगा सम्मुख शीर्ष, और AB भुजा की सम्मुख शीर्ष की बात की जाए तो C होगा। तो अगर प्रत्येक भुजा का जो मध्य बिंदु है उसके सम्मुख शीर्ष से अगर मिला दिया जाए, जैसे मैं यहां इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मैं ये मिला दिया और मैं इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मिलाने के बाद ये तीनों एक जगह कहीं ना कहीं कटते हैं, ये तीनों एक जगह कहीं ना कहीं कटते हैं। यही जो कटान होता है इसी को हम सेंटरोइड कहते हैं, यानी गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब किसी त्रिभुज के जो माध्यिकाएं होती है, उस माध्यिका को, उस भुजा का जो सम्मुख शीर्ष होता है, उस शीर्ष से मिलाने के बाद, ठीक है, तीनों को अगर मिलाने के बाद जब तीनों माध्यिकाएं कहीं ना कहीं बीच में कटती है, वही कटने वाला बिंदु, कटान जो होता है तीनों का, वही क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटरोइड होता है। और गुरुत्व केंद्र को हम G से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है। बात समझ में आ गई? गुरुत्व केंद्र में क्या निकाला गया, भुजाओं का माध्यिका, और माध्यिका के साथ साथ उसको क्या किया गया कि सम्मुख शीर्ष से मिला दिया गया, कोण से नहीं, शीर्ष से मिलाया गया, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ चीज है, उसको देख लेते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे हम G से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है। अगर इसमें हम गौर करें, ये बिंदु, ठीक है, मैं यहां एक नाम भी दे दूं, इसको G M और इसको मैं P नाम दे दूं, 3, और ये हो जाएगा O। क्लियर? O क्या है, यही है सेंटरोइड गुरुत्व केंद्र। तो अगर मैं भुजा, सॉरी, ये जो माध्यिका है AG की मैं बात करूं, AG, तो इस AG में क्या हो, दो पार्ट हो गया, A से लेकर O तक और O से लेकर G तक। मतलब OA अनुपात, अगर मैं अनुपात करूं OG, ठीक है, ये इसके लिए, मैं इसके लिए देखूं तो OB अनुपात OP, मैं हमेशा पहले बड़ा वाला ले रहा हूं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो हो जाएगा OC अनुपात OM, और ये जो अनुपात होता है ना, ये अनुपात हमेशा 2:1 का होता है, ये याद रखना है। कितना का होता है, 2:1 का। मतलब ये 2 तो ये 1, ये 2 तो ये 1, ये बड़ा है 2 तो ये 1, कुछ इस टाइप से होता है। मैंने यहां लिख दिया है। क्लियर हुआ? ठीक है। इसमें और चीज अगर देखा जाए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, देखिए, अगर इसमें त्रिभुज बनने की बात की जाए, त्रिभुज, तो इसमें AOC त्रिभुज, AOC, इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, ठीक है, AOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, AOB, और एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, BOC। एक बार मैं क्या लिया, AOC ये त्रिभुज, एक बार AOC ये त्रिभुज, एक बार BOC ये त्रिभुज, और ये तीनों त्रिभुज एरिया में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी जब ये तीनों त्रिभुज जब ये बराबर होते हैं, इसका मतलब कि अगर हम तीनों को जोड़ दें, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज
BOC ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, बड़े वाले त्रिभुज के ये बराबर हो जाएगा ABC। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो माध्यिका है त्रिभुज के 3 भागों में, जो अगर ये छोटा वाला हिस्सा को वो छोड़ दीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं। एक त्रिभुज ये बना 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये तीनों अगर ऐड होंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये तो सही है। जब ये बड़े वाले, अगर ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों एरिया आपस में होते क्या है, तो बराबर होते हैं। और तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो बड़े वाले के, मतलब जो बड़ा त्रिभुज है ABC, उसके जोगफल के ये बराबर होता है। एक और चीज हम याद रख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज का एरिया है, केवल ये या केवल ये या केवल ये, पूरे त्रिभुज का 1/3 होता है। मतलब तो अगर इसका मान निकालना हो, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, ठीक है, मैं यहां दिखा दे रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, इसका मान एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा 3 के बराबर होता है। मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये तीनों मिलके पूरे त्रिभुज के एरिया के बराबर होंगे। इसका मतलब कि ये पूरे त्रिभुज का ये हिस्सा 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, 1/3, मतलब कि बड़े वाले त्रिभुज का 1/3, बड़े वाले त्रिभुज का 1/3 ऐसे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा गुरुत्व केंद्र सेंट्रोइड। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, बहुत जरूरी चीज। अब दूसरा चीज जानना है, अंतः केंद्र। ठीक है, इसको कहेंगे इन सेंटर। अंतः केंद्र नाम से क्लियर है, अंदर बनता, अंदर केंद्र हो। अब देखिए ये कैसे होगा, अंतः केंद्र ABC, त्रिभुज ABC, इसका हम लोग क्या निकालना है, अंतः केंद्र निकालना है, इन सेंटर ज्ञात करना है। ठीक है, इन सेंटर इसका क्या होगा, तो देखिए ये कोण होगा, एक ये कोण होगा और एक ये कोण। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। अंतः केंद्र देखना है। देखिए कोण A, कोण B, कोण C। अगर मैं कोण B का समद्विभाजन कर दूं, समद्विभाजन का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में 2 भागों में बांट देना। मैं इसको ऐसे बांट दूं, इसको भी मैं ऐसे बांट दूं और इसको मैं ऐसे बांट दूं, तो कोण का जब समद्विभाजन किया गया तो तीनों का समद्विभाजन क्या यहां मिला, इसी को हम कहते हैं इन सेंटर यानी I। इसको हम I से डिनोट करते हैं। ये होता है अंतः केंद्र। याद रहेगा ये, अंतः केंद्र में क्या होता है, कोण का समद्विभाजन होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अंतः केंद्र। वीडियो काफी लंबा होने वाला है और उसके बाद समझ लेते हैं यहां तीसरा में दिया हुआ है परिकेंद्र। ठीक है, शकम सेंटर, ये चीज इसको समझिए, परिकेंद्र कैसे बनता है। चलिए, ये त्रिभुज हो गया ABC। अगर हम क्या करें कि भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर दें, लंब समद्विभाजन मतलब कि
ये इस पे एक लंब खींचे और लंब कुछ इस प्रकार से हो कि इस भुजा को दो भागों में बांटे भी। तो अगर मान लेते हैं इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है, और इसका ये हो गया। जरूरी नहीं है ये सब लाइन इस शीर्ष से होकर जाए, कोण से होकर जाए, इसे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि जो जितनी भी ये लाइन सब दिखाया गया, ये लाइन इस भुजा का लंब समद्विभाजक ही होना चाहिए, मतलब 90 के रूप में भी हो और साथ में इसको दो भागों में विभाजित भी करें। तो ये जो मिलेगा इसको हम परिकेंद्र का नाम देते हैं। ये परिकेंद्र अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के किसी भुजा पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये परिकेंद्र का निर्माण उस त्रिभुज के जो भुजाएं होती है उस भुजाओं का लंब समद्विभाजन के कटान बिंदु से ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक चौथा चीज है, बड़ी कंफ्यूजन करता है, मैं अंत में बताऊंगा कि चारों को हम कैसे याद रखेंगे। एक होता है लंब केंद्र, ठीक है, अर्थोसेंटर ये होता है। ये लंब केंद्र क्या है, फिर से एक बार यहां त्रिभुज पे देखें ABC। अब लंब केंद्र में देखिए लंब आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें लंब का काम होने वाला है। अगर सम्मुख शीर्ष से, अगर ये शीर्ष है तो इसके सम्मुख भुजा पे अगर लंब डाल दिया जाए, ठीक है, यहां से अगर इस पे लंब मतलब 90 का कोण होना चाहिए पूरा ऐसे, इससे इस पे और इससे इस पे। एक चीज देखना क्या है कि जब भी हम लंब डालेंगे तो हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ये कोण का आधा हो रहा है या कोण से जा रहा है। जिस शीर्ष से लंब डालेंगे उसके सम्मुख भुजा पे, वो जरूरी नहीं है कि उस भुजा को आधा आधा में बांटेगा या ई करेगा, मतलब सेंटर में जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। बराबर बांट भी सकता है, नहीं भी बांट सकता है, हम लोग उस पे नहीं जाएंगे। बस सामने वाले भुजा पे क्या करना है, लंब डाल देना है। तो तीनों पे जब लंब डालेंगे तो एक बिंदु मिलेगा, इसको कहेंगे, इसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा लंब केंद्र और तो सेंटर होता है। क्लियर हुआ। अब तीनों को हम चारों को हम समझ लेते हैं कि चारों में क्या क्या कैसे कैसे, मतलब इसको याद रखें क्या क्या भिन्नता है। मैंने गुरुत्व में क्या बताया कि त्रिभुज के मध्यिकाएं जहां जाकर मिलती है, मध्यिकाएं। अंतःकेंद्र में क्या मिला, कोण का समद्विभाजन जहां मिलता है समद्विभाजक। परिकेंद्र में क्या मिला, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। और लंब केंद्र में क्या मिला, तो उसके शीर्ष से जो सम्मुख भुजा का लंब डाला गया, उसके जो तीनों जो लाइंस मिलते हैं, जो बिंदु प्राप्त होगा, तीनों कटान बिंदु प्राप्त होगा, उसी को हम लंब केंद्र कहते हैं। चारों समझ में आ गया। अब एक चीज नोट में क्या याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मैं फिगर से बता दे रहा हूं, ABC। समबाहु त्रिभुज के लिए जो इसका गुरुत्व केंद्र है, इसका इन सेंटर, इसका सर्कुम सेंटर, ये जो परिकेंद्र है O, और इसका जो P है लंब केंद्र, ये चारों का एक ही बिंदु होता है। केवल समबाहु त्रिभुज के लिए हमेशा याद रखना है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र का जो बिंदु होगा वो एक ही बिंदु होगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी समबाहु त्रिभुज में ये चारों का एक ही पॉइंट होता है, एक ही बिंदु होता है। ये हम लोगों को एक बात याद रखनी है। इसके अलावा इसमें केवल हम अंतः केंद्र की बात की जाए तो गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। इसको केवल छोड़ के अंतः केंद्र, बाकी ये तीनों होते हैं। लेकिन इन दोनों में ये सबसे जरूरी चीज है कि वैसा कौन सा, पूछ देगा कि वैसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र का बिंदु एक ही होता है, या चारों एक ही बिंदु से के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो वहां हम समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का एक तरीका भी है, मैंने बताया था ऐसे, गोपी याद रख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए। G से सेंट्रोराइड, O से सर्कुम सेंटर, P से ऑर्थो सेंटर और I से जो इन सेंटर होता है, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो इस त्रिभुज वाला जो वीडियो है इसमें इतना ही हम लोग को जानना है।
और इसमें दो चीज और छूटा हुआ है, मैं अगले वीडियो में उसको बनाने वाला हूँ। एक समरूपता प्रमेय जो है, दो त्रिभुज कैसे समरूप होंगे, या जो सर्वांगक्षमता का नियम है, कॉन्ग्रुएंट का जो नियम है, उसको हम लोग समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो ठीक है, उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आया है। अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है।